भाई लोगों, सिर्फ कंपनी का मुनाफा देखकर स्टॉक मत खरीद लेना। क्या कभी सोचा है कि उस मुनाफे के पीछे कितनी उधारी छुपी हो सकती है? या फिर मार्केट किसी कंपनी की सिर्फ सेल्स देखकर उसे कितना ऊंचा भाव दे रहा है? अब तक जो हमने सीखा वो था बैलेंस शीट से निकलने वाले इंपॉर्टेंट रेशियोज का एक सॉलिड सारांश। लेकिन अब वक्त है हर एक मेजर रेशियो को गहराई से समझने का। सारे रेशियो एक वीडियो पूरे फोकस पूरे क्लैरिटी के साथ, ताकि हमें मिल सके उस रेशियो की वो समझ जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर को होनी चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे रेशियो की। पीआर रेशियो मतलब प्राइस टू सेल्स, पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक, डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो। ये सारे नाम भारी लग सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद ये चारों तुम्हारे सबसे भरोसेमंद दोस्त बन जाएंगे। चलो शुरू करते हैं, आसान भाषा में, असली उदाहरणों के साथ और उस अंदाज में जैसे कोई तुम्हें दोस्ती से समझा रहा हो, ताकि अगली बार कोई स्टॉक देखो तो ये रेशियो तुम्हें साफ साफ बोल दे, भाई पैसा लगाना है या भाग लेना है। तो पहले हम बात करते हैं पीआर रेशियो के बारे में। देखो भाई, पीआर रेशियो को हम प्राइस टू सेल्स रेशियो भी कहते हैं और ये बताता है कि कंपनी की जितनी सेल्स हो रही है उस ₹1 की सेल पर मार्केट उस कंपनी को कितने रुपए की वैल्यू दे रहा है। सीधी भाषा में बोले तो अगर कोई कंपनी ₹1 की बिक्री कर रही है और मार्केट उसे ₹5 की वैल्यू दे रहा है तो पीआर रेशियो होगा 5। अब सोचो, ये चीज़ कब काम आती है? जब कोई कंपनी अभी प्रॉफिट नहीं कमा रही हो लेकिन उसकी सेल्स धुआंधार चल रही हो, जैसे ज़ोमैटो, पेटीएम या नाइका की शुरुआत में। उनका पे रेशियो तो निकल ही नहीं सकता था क्योंकि प्रॉफिट था ही नहीं, लेकिन पीआर रेशियो हमें बताता था कि मार्केट को उनमें कितना भरोसा है। अब इसका फॉर्मूला होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन भाग टोटल रेवेन्यू या फिर शेयर प्राइस भाग रेवेन्यू पर शेयर। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी है, उसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ रुपए है और साल की कुल सेल्स 1,000 करोड़ रुपए, तो पीआर रेशियो होगा 5। मतलब हर ₹1 की बिक्री के बदले मार्केट ₹5 की वैल्यू दे रहा है, यानी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अब अगर पीआर रेशियो बहुत कम हो, जैसे 1 या 2, तो समझो कि कंपनी सस्ती है और उसकी बिक्री के हिसाब से शेयर अंडरवैल्यूड है। और अगर पीआर रेशियो बहुत ज़्यादा है, जैसे 8, 10 या 15, तो मतलब या तो कंपनी बहुत ही शानदार है या फिर लोग ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें पाल बैठे हैं, मतलब ओवरवैल्यूड। इसीलिए पीआर रेशियो को अकेले देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, साथ में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ, इंडस्ट्री और उसके कंपेटिटर्स को भी देखना चाहिए। तो आखिर में पीआर रेशियो से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि मार्केट कंपनी की सेल्स को कितनी वैल्यू देता है, और ये एकदम ज़रूरी टूल बन जाता है जब कोई कंपनी नहीं हो या प्रॉफिट में ना हो। बस यही है पूरी कहानी। अब जब भी तुम किसी कंपनी को देखो तो ये ज़रूर देख लेना कि उसकी बिक्री पर मार्केट कितना भरोसा कर रहा है। चलिए अब पीबी रेशियो मतलब प्राइस टू बुक रेशियो को भी हम उसी तरह तगड़े अंदाज में समझाते हैं। तो सुनो, पीबी रेशियो का मतलब होता है कंपनी के बुक वैल्यू के मुकाबले उसका शेयर प्राइस कितना है। आसान भाषा में कहें तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी के नेट एसेट्स मतलब टोटल एसेट्स लायबिलिटीज़ के मुकाबले शेयर बाजार उसे कितनी वैल्यू दे रहा है। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर ₹100 है, लेकिन उसका शेयर मार्केट में ₹200 पर ट्रेड हो रहा है, तो पीबी रेशियो हुआ 2। मतलब मार्केट कंपनी की असली संपत्ति की तुलना में उसे दुगनी कीमत पर वैल्यू कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पीबी रेशियो इक्वल्स करंट शेयर प्राइस भाग बुक वैल्यू पर शेयर। अब सोचो, ये किस काम आता है? जब कोई इन्वेस्टर ये जानना चाहता है कि क्या किसी कंपनी के शेयर असली संपत्ति के मुकाबले महंगे तो नहीं बिक रहे हैं। उदाहरण के लिए, मान लो एसबीआई का शेयर ₹600 पर मिल रहा है और उसकी बुक वैल्यू पर शेयर है ₹300, तो पीबी रेशियो हुआ 2। इसका मतलब है कि बाजार एसबीआई की असली वैल्यू से 2 गुना प्राइस पर खरीदने को तैयार है।
अब ये अच्छा है या बुरा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी का भविष्य, ब्रांड वैल्यू, कर्ज की स्थिति और सेक्टर की पोजीशन कैसी है। अगर कंपनी बहुत ही शानदार बिजनेस कर रही है और उसके पास फ्यूचर में दमदार ग्रोथ है, तो पीबी रेशियो ज़्यादा होना बुरा नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी डूब रही है और फिर भी पीबी रेशियो ज़्यादा है, तो समझ लो मार्केट में कोई ना कोई ओवर एक्सपेक्टेशन चल रही है। वैसे एक बात ध्यान रखना, पीबी रेशियो खासतौर पर उन कंपनियों में ज़्यादा मायने रखता है जिनका कैपिटल बेस बहुत बड़ा होता है, जैसे बैंक, एनबीएफसीएस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां आदि, क्योंकि इनका ज़्यादातर वैल्यू इनके असेट्स में ही होता है। और हाँ, जब पीबी रेशियो 1 से कम होता है तो इन्वेस्टर्स की आंखें चमक जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हो सकता है कि कंपनी के असेट्स की कीमत शेयर प्राइस से ज़्यादा है, यानी एक तरह से सस्ते में दुकान मिल रही है। लेकिन फिर से वही बात, सिर्फ पीबी रेशियो देखकर स्टॉक मत खरीद लेना। देखना पड़ेगा कि कंपनी कहीं घाटे में तो नहीं, या उसकी संपत्तियां कहीं नकली वैल्यू पर तो नहीं चढ़ाई गई हैं। तो अंत में पीबी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी के नेट वेल्थ के मुकाबले हम कितने रुपए देकर उसमें हिस्सेदार बन रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में इसका रोल बहुत अहम है, खासकर जब आप ऐसी कंपनियां ढूंढ रहे हो जो असली संपत्ति के मुकाबले बाजार में सस्ती मिल रही हों। चलो दोस्तों, अब उसी ही अंदाज में डेट रेशियो को भी पूरी गहराई से समझते हैं। तो देखो भाई, डेट रेशियो असल में तुम्हें ये बताता है कि किसी कंपनी ने जो भी सारी संपत्ति बनाई है, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, स्टॉक हो या कैश, उसमें से कितना हिस्सा उधार के पैसों से खड़ा किया गया है। सोचो, अगर कोई आदमी 100 रुपये की प्रॉपर्टी बना रहा है और उसमें से 40 रुपये किसी से उधार लेकर लगाया है, तो उसका डेट रेशियो हो गया 40%, यानी वो 40% पैसों का मालिक नहीं है, वो तो उधारी पर टिका है। अब इसका फॉर्मूला भी सीधा है, डेट रेशियो इक्वल्स टोटल लायबिलिटीज भाग टोटल एसेट्स। मान लो किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसने 40 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, तो उसका डेट रेशियो होगा 0.4, यानी 40%। अब समझो, ये जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब कंपनी अपने बिजनेस को अपने पैसों या निवेशकों के पैसों से चला रही है, न कि उधार पर। लेकिन अगर ये रेशियो बहुत ज़्यादा हो, जैसे 80%, 90%, तो सोचो पूरी कंपनी कर्ज पर तैर रही है और अगर मुनाफा थोड़ा भी हिला तो ब्याज का बोझ उसकी कमर तोड़ देगा। अब एक ज़रूरी बात, हर इंडस्ट्री का अपना लेवल होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में डेट रेशियो थोड़ा ज़्यादा भी चलता है, क्योंकि वहाँ शुरुआत में भारी निवेश होता है। लेकिन एफएमसीजी, फार्मा, एड जैसी कंपनियों में जहां कैश फ्लो तेज होता है और कर्ज की ज़रूरत कम होती है, वहां ये रेशियो कम ही होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई कंपनी चुनो तो सिर्फ ये मत देखो कि वो मुनाफा कितना कमा रही है, ये भी देखो कि वो मुनाफा कितने कर्ज के भरोसे बना रही है। अगर कंपनी कम कर्ज में अच्छा मुनाफा निकाल रही है, तो वो कंपनी सच में दमदार है, और वही होते हैं वो स्टॉक्स जो तूफान में भी डगमगाते नहीं। हमने डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, तो अब इन दोनों रेशियो, डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो एक जैसे दिखते ज़रूर हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो को एकदम प्रोफेशनल में कंपेयर करके समझते हैं। तो दोस्तों, डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो दोनों का काम कंपनी पर कितना कर्ज है ये बताना है, लेकिन दोनों का देखने का नज़रिया अलग है। डेट रेशियो ये बताता है कि कंपनी की कुल संपत्ति, मतलब टोटल एसेट्स में से कितना हिस्सा कर्ज, जिसको हम लायबिलिटीज भी बोलते हैं, मतलब कर्ज से बना है, यानी कंपनी के पूरे स्ट्रक्चर में उधार का योगदान कितना है। इसका फॉर्मूला है टोटल लायबिलिटीज भाग टोटल एसेट्स। वहीं दूसरी तरफ डेट टू इक्विटी रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी ने अपने निवेशकों के पैसों, जिसको हम इक्विटी भी बोलते हैं, मतलब निवेशकों के पैसों के मुकाबले कितना कर्ज ले रखा है, यानी शेयरहोल्डर और उधार देने वालों का बैलेंस कैसा है। इसका फॉर्मूला है टोटल डेट भाग शेयरहोल्डर्स इक्विटी। एक तरह से समझो, डेट रेशियो पूरी बिल्डिंग को देख रहा है कि उसमें कितना कर्ज लगा है,
जबकि डेट टू इक्विटी सिर्फ ये देख रहा है कि बिल्डिंग के दो पार्टनर, एक उधार देने वाला और एक मालिक, उसमें से किसने कितना पैसा डाला है। अगर कंपनी का डेट रेशियो 0.4 है तो मतलब 40% प्रॉपर्टी कर्ज से बनी है, और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 2 है तो मतलब उसने अपने शेयर होल्डर के हर एक रुपया पर 2 रुपये का कर्ज लिया है। दोनों रेशियो तुम्हें अलग अलग नज़रिए से ये समझाते हैं कि कंपनी कर्ज के मामले में संतुलन में है या नहीं, और समझदारी इसी में है कि दोनों को एक साथ देखो, ताकि सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी कंपनी की फाइनेंशियल हड्डी पसली साफ दिख जाए। सीधी और आसान भाषा में देखें तो डेट रेशियो मापता है कि कंपनी की कुल संपत्ति मतलब टोटल एसेट्स में से कितना हिस्सा कर्ज से बना है। डेट टू इक्विटी रेशियो मापता है कि कंपनी ने अपने मालिकों मतलब शेयरहोल्डर्स के पैसों के मुकाबले कितना कर्ज लिया है। तो दोस्तों, अब जब हमने पीआर, पीबी, डेट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो इन चारों को असली गहराई से समझ लिया है, तो यकीन मानिए तुम बाकी लोगों से एक कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे हो। क्योंकि अब तुम सिर्फ प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं बल्कि कंपनी की असली बुनियाद को देखना सीख गए हो। अब अगली बार जब कोई कहे कि इस स्टॉक में पैसा लगाना है, तो तुम उसे नंबर्स में जवाब देना, रेशियोज के साथ, लॉजिक के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। और हाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ताकि हम एक ऐसा इन्वेस्टर बन सके जो सिर्फ भीड़ के पीछे नहीं चलता बल्कि अपने एनालिसिस से खुद रास्ता बनाता है। अगर आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी और क्या चीज़ समझने में ज़्यादा मदद मिली, और मेरे से कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और हाँ, निवेश बाजार को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ सीख है, समझ है और साथ में एक सफ़र है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, कंपनी को समझो तभी निवेश करो।